वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વેદ શાસ્ત્ર ચેનલનો સૌથી સારામાં સારો પ્રોગ્રામ ज्योतिष महामंथन। आज ज्योतिष महामंथन कार्यक्रम के अंदर आज हमारे साथ गुजरात और महाराष्ट्र से महिला एस्ट्रोलॉजर्स जुड़ी हुई है। अपने जीवन के अंदर के कई ऐसे प्रश्न है, वो सभी प्रश्न आप इनके साथ आज हम शेयर करेंगे और ज्योतिष की दृष्टि से, वास्तु की दृष्टि से और रेकी की पद्धति से हम उसे कैसे थोड़े ही समय में अच्छा कर सकते, वो सब आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले महाराष्ट्र और इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन के महिला विंग के प्रेसिडेंट है और मुंबई बोरीवली से आए श्री हिनाबेन ओझा। दूसरे नंबर में हमारे साथ जुड़े हैं श्री रूपलबेन देसाई। तीसरे नंबर में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं राजश्री बेन चौधरी और चौथे नंबर में है सोनलबेन ठक्कर। आज दर्शक मित्रों, हम इनके पास से जानेंगे कि रमल विद्या क्या है, रमल विद्या के ऊपर कैसे प्रिडिक्शन हो सकता है और थोड़े ही समय में हमको अच्छा फल की प्राप्ति मिल सकती है। ज्यादातर आज लोग जब भी बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, मेंटली डिप्रेशन के अंदर होते हैं, तब ज्यादातर रेकी की जाती है। तो हम रेकी के ऊपर प्रश्न करेंगे कि रेकी करने से क्या फायदा हो सकता है और वो जातक को कितने दिन के अंदर उसको अच्छे फल की प्राप्ति मिल सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर ऐसा बताया गया है कि कुंडली के 12 भाव है। 12 भाव में से जन्म लग्न और अष्टम भुवन है। वो जातक का जन्म से आयुष्य तक की वो कुंडली 8 भाव के अंदर आ जाती है। उसके बाद आता है उसका भाग्य, कर्म, लाभ और व्यय स्थान। ये 4 स्थान को मिलाकर 12 भाव होते हैं। वो 12 भाव में जो केंद्र के 4 भाव है, जिसको प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव बोला जाता है, वो भाव के ऊपर आज हम जानेंगे कि वो भाव में कौन से ग्रह होने से, या तो वो भाव में कौन सा ग्रह पड़ा हुआ है जो आपको आपका जीवन में प्रगति करवा सकता है। और वास्तु के हिसाब से जानेंगे कि आपका घर का दरवाजा जो मेन डोर है वो कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ पे होना चाहिए। यदि आप आपके जीवन के अंदर अच्छी प्रगति करना चाहते हो तो आपको कहाँ पे सोना चाहिए, ये सभी बात आज हम राजश्री बेन से भी जानेंगे। तो सबसे पहला आज का ये जो ज्योतिष महामंथन का जो कार्यक्रम है, उसका सबसे पहला प्रश्न हम श्री हिनाबेन को पूछ रहे हैं कि हिनाबेन, ऐसा बताओ कि रमल शास्त्र के अंदर, पहले तो रमल शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई और रमल शास्त्र के अंदर यदि हम कोई भी जातक का प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो प्रिडिक्शन कैसे हो सकता है। श्री हिनाबेन ओझा। जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, तो आज मैं आपको रमल शास्त्र के बारे में बताऊंगी। रमल शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, शंकर भगवान और पार्वती जी की। शंकर भगवान और पार्वती जी चौपाट खेल रहे थे। चौपाट खेलते खेलते शंकर भगवान के हाथ में पासा थे चौपाट के। तो पार्वती जी ने बोला, शंकर नाथ आप मुझे ऐसी विद्या सिखाए कि आप नहीं ध्यान में साधना में जाते हो तो तभी मैं ये कुछ विद्या करके अपना टाइम पास कर सकूं। तो तभी शंकर भगवान ने बताया कि ये मेरे हाथ में पासा है, तो पासा फेंक के जातकों का हम जन्माक्षर कैसे देख सकते, जन्म कुंडली कैसे बना सकते, तो वो विद्या हमें रमन शास्त्र द्वारा नाम दिया गया। लेकिन हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति में वो विद्या लुप्त हो चुकी थी।
तो तभी वो विद्या उर्दू लैंग्वेज में, उर्दू लोगों ने वो लैंग्वेज ले ली हमारी संस्कृति की, और वो विद्या रमन शास्त्र के नाम से जानी गई। और जैसे लयान है तो लयान ये गुरु बोला जाता है, हुमरा है तो मंगल, सब ग्रहों के नाम उर्दू लैंग्वेज में दे दिए। उर्दू लोग की लैंग्वेज जब लिखते हैं तभी क्या करते हैं, जन्माक्षर बनाते हैं, तभी राइट से लेफ्ट जाते हैं, और हम लोग लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं। और ये सारी जन्म कुंडली बिंदु और रेखा पर 16 भाव में बनाई जाती है। तो एकदम आश्चर्य होता है ये कैसे बनती है, लेकिन बहुत ही मजा आता है रमन शास्त्र में। और पासा फेंक के भी हम जन्माक्षर बना सकते हैं यदि कोई जातक की कुंडली ना हो और उसका बर्थडे टाइम प्लेस भी ना हो तो। और ये कुंडली बनाते समय एकदम अमास और पूनम हो तभी ये कुंडली नहीं बनाई जाती है, उसकी खासियत है। स्पेशल उसका आंसर भी नहीं दिया जाता, तो तभी हम रमन शास्त्र के ऊपर से ये सारी विद्या देख सकते हैं, जन्माक्षर भी बना सकते हैं और ऑन द स्पॉट आंसर भी दे सकते हैं। 1 से 16 भाव रहता है उसके अंदर, और बहुत ही अच्छी विद्या है, और ऑन द स्पॉट आंसर 2 दिन में ये विद्या सीखी जा सकती है। अच्छा हिराबेन, आप हमें ऐसा बताओ कि रमन शास्त्र के द्वारा यदि कोई भी इंसान या जातक आपको एक प्रश्न पूछ रहा है कि नॉर्मली कि उसका जो शादी है वो शादी अरेंज मैरिज में होगा या लव मैरिज में होगा, यदि ये प्रश्न कोई भी जातक का है, यदि उसको रमन शास्त्र के हिसाब से हमें सॉल्यूशन देना या तो कुछ प्रिडिक्शन करना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात कि 1 महीने में होगा, 6 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर, ये कब शादी तय हो सकती है, वो यदि प्रश्न रमन शास्त्र के ऊपर आता है तो आप उसका, आपको जो भी जातक है जो आपको प्रश्न पूछ रहा है तो आप उनको उत्तर कैसे देंगे। रमन शास्त्र के ऊपर पासा भी है और कार्ड भी आते हैं। तो हम लोग पासा जो रहते हैं वो हम हमारे घर पे ही पासा रखते हैं, लेकिन कार्ड है तो हम सब जगह पे लेके जा सकते हैं। अभी मैं कार्ड लाई नहीं तो बता नहीं सकती हूँ। कार्ड पे से हम 1 से 16 भाव होते हैं, उसके अंदर बिंदु और रेखा ऊपर एक एक भाव का प्रेडिक्शन किया जाता है। यानी नेगेटिव या पॉजिटिव, पासा में 2 चीज आपको बताई जा सकती है। हाँ। या तो आपका जो भी कार्ड है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, उसमें आगम भी होता है और निगम। नेगेटिव बोलते हैं ना आप, तो उसमें निगम आता है, यानी जाएगा। जैसे फ्लैट आपका बिका नहीं है तो आप मुझे पूछ रहे हो कि आपका फ्लैट बिकेगा, तो हाँ बिक जाएगा। कितने महीने में बिक जाएगा तो वो भी उसमें बताया जाता है। कितने साल में भी होता है, तो आपके ऊपर आंसर कितने साल में है, कितने महीने में पूछ रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड ज्यादा है। यानी हर एक साल या मंथ के या ईयर के लिए हमको आगम और निगम दोनों प्रश्न के लिए उसको कार्ड देना। यदि हमने बोल दिया कि 3 महीने में फ्लैट बिकेगा और उसमें आगम आ रहा है तो 100% हम श्योरिटी उसको बोल सकते हैं कि ये जो रमन विद्या है वो अभी आपको फेवर कर रही है। शायद उसके ग्रह योगों के साथ उसको मैच कर रही है नहीं, लेकिन उस टाइम के जो ग्रह योग है, इंस्टेंट जो ग्रह योग है वो ग्रह योग उसको सपोर्ट कर रहा है। हाँ, अभी मैं आपको कुंडली बता रही हूँ रमन शास्त्र की। देखो ये कुंडली है 16 भाव की, तो बिंदु और रेखा पे पूरी कुंडली बनाई दिखाई गई है। तो ऐसे कुंडली पूरी बनती है। उसमें 1 से 16 ऐसे ही सेम 1 से 16 कार्ड भी आते हैं। तो वो कार्ड हम बिछा के फिर जातक सामने वाला प्रश्न पूछता है तो वो प्रश्न ऐसे पूछा, मेरा 1 साल में फ्लैट बिक जाएगा, तो 1 साल में फिर बिक जाएगा। जो कार्ड खींचता है तो उसमें भाव लिखा होता है एक एक कार्ड के ऊपर। सपोज 12 नंबर का भाव आया तो वो व्यय का भाव दिखा रहा है, तो 12 भाव, तो इसमें हम देखते हैं 12 भाव में आगम में आया कि निगम में आया। तो जैसे हम देखते हैं 12 में तो राहु का आया उत्पत्तुल खारिज, क्रमांक नंबर 12 में दिया है। तो क्या होता है कि खारिज आया तो वो बिक जाए ऐसे। अच्छा, बहुत अच्छी विद्या है कि आप इससे सब लोगों के जो भी प्रश्न है, जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है और इंस्टेंट कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो लोग के लिए रमन विद्या से अपने जीवन का जो भी महत्वपूर्ण टाइम होता है उसके अंदर आप अच्छा, या तो आपकी अच्छी प्रगति हो, उसके लिए आप ये रमन विद्या से भी आप अपना जीवन का जो भी कार्य है वो कार्य पूर्ण कर सकते। दर्शक मित्रों, एक और बात आ रही है रेकी। आजकल जब कोई भी इंसान मेंटली डिप्रेशन में आ जाता है, या तो बहुत बीमार हो जाता है, या तो उसको कोई राजरोग लग जाता है, तब ज्यादातर लोग बोलते हैं कि रेकी करो। तो आइए हम रेकी के लिए प्रश्न करेंगे, जिनको इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन एवं महर्षि वेदव्यास अकादमी द्वारा
2021 के अंदर जिनको मानद डॉक्टरेट की डिग्री रेकी शास्त्र के ऊपर जिनको मिली है, वैसे हमारे मुंबई से एक गेस्ट आए हुए हैं श्री रूपलबेन देसाई। उनको पूछेंगे कि रूपलबेन आप ऐसा बताओ कि सबसे पहले तो रेकी कितने दिन करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, यदि हेल्थ इश्यू किसी का है तो वो रेकी करने से उसका जो हेल्थ का इश्यू है वो हेल्थ का इश्यू कम हो सकता है। जी नमस्कार दोस्तों, रेकी के बारे में इतना जानकारी मैं आपको जरूर देने वाली हूँ आज कि रेकी करने से जिनको इश्यू है, फिजिकली इश्यू है, डेफिनेटली 21 डेज में क्योर होता ही है। और ये हीलिंग पद्धति एक रेकी हीलर करता है, वो इस पद्धति से करता है कि रेकी हीलर सहस्रार चक्र में सारी एनर्जी लेता है यूनिवर्स से और वही एनर्जी क्लाइंट को पास करता है। यानी मैडम एक मिनट यानी 1 मिनट, ये जो यूनिवर्स की आप बात करें तो यूनिवर्स में तो 2 एनर्जी होती है, साथ में पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव एनर्जी भी ये यूनिवर्स में होती है, तो उसमें क्या हो सकता है? जी हमारे रेकी जब हम किसी को देते हैं तो उसके पहले हमारी प्रेयर आती है। अच्छा। वो जो प्रेयर है वो प्रेयर में ही हम यूनिवर्स से ये प्रार्थना करते हैं कि हे यूनिवर्स, आपके यहाँ मैं जो जिन लोगों को मैं ठीक करना चाहती हूँ उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी मुझे चाहिए, तो आप मुझे, जैसे मैं रेकी मास्टर हूँ तो मेरे में इतनी कैपेसिटी है कि मैं पॉजिटिव एनर्जी अच्छे से ले सकती हूँ यूनिवर्स से, तो वही पॉजिटिव एनर्जी मेरे में आ जाए, सहस्रार चक्र द्वारा मेरे शरीर में आए और बाद में मेरे हाथों में आकर के मैं एनर्जी ओपन करके वही एनर्जी में क्लाइंट को पास करती हूँ। तो यानी रूपलबेन ये जो एनर्जी होती है वो कॉस्मिक एनर्जी होती है। कॉस्मिक एनर्जी होती है और ये पॉजिटिव एनर्जी ही हम लेते हैं। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव में इतना पता ये चलता है कि अगर सामने वाले को मेरी एनर्जी नहीं जा रही है, मतलब बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स है, कुछ नेगेटिविटी वो व्यक्ति में भी हो सकती है, तो मुझे वो देख करके उनकी नेगेटिविटी को दूर करने मैडम सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे रेकी के लिए वही आता है कि जब उसके पास नेगेटिव एनर्जी थ्रू आउट आ रही है वो तभी आपके पास आ रहा है और आप उसको कॉस्मिक यूनिवर्स में से वो कॉस्मिक एनर्जी लेकर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो जब नेगेटिव थ्रूट उसके पास है तभी आप वो आपके पास आ रहा है ना। हाँ, तो वो नेगेटिव, सबसे पहले मैं नेगेटिव एनर्जी ही दूर करूंगी। अच्छा। अगर उस नेगेटिव एनर्जी से उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही है या तो मतलब दर्द हो रहा है, कोई रोग लग गया है उनको, तो पहले मैं नेगेटिव एनर्जी दूर करने की उनको सलाह भी दूंगी और हीलिंग द्वारा भी वो दूर करूंगी। और नेगेटिविटी दूर करने के लिए जो भी रेमेडीज है जो मैं उनको बताती हूँ, जैसे कि हम लोग नमक से स्नान करना है उनको, अच्छे से मतलब नेगेटिव कपूर जलाना है, लौंग जलानी है घर में, उनके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज कपूर और लवंग करके जलाना है शाम के वक्त, तो नेगेटिविटी डेफिनेटली थोड़ी दूर हो जाती है और वो फ्रेश फील करते हैं। और देन उसका रोग जो है उसके ऊपर मैं फोकस करूंगी और उनको वो हीलिंग दूंगी और 21 डेज में मुझे वो हीलिंग का रिजल्ट मिलता है। उनके उसके बाद भी जब क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है, आप और कंटिन्यू करो, तो वो रेकी हीलिंग में 40 डेज के लिए कंटिन्यू करूंगी और डेफिनेटली उनका रोग जाता ही जाता है। यानी फर्स्ट बार जो हम रेकी कर रहे हैं वो 21 डेज का होता है और सेकंड टाइम उसका कर रहे हो 40 डेज का होता है, ऐसा होता है? जी 40 डेज मुझे करना है, क्योंकि अगर उनको बिल्कुल भी मूल से ही निकालनी है वो तकलीफ उनकी, तो मैं 40 डेज में करूंगी तो वो जाता है, हीलिंग करने से जाता है। मेरी हीलिंग उनको लगती है, उनको आती है, उनको पॉजिटिविटी मिल रही है, तभी ये काम मेरा हो जाएगा कि सामने वाला भी मुझे ट्रस्ट कर रहा है, रेकी पे ट्रस्ट कर रहा है। अगर उनको विश्वास नहीं है मेरे काम पे तो मैं ये काम मेरा उनको इफेक्ट नहीं करेगा, उनको भी मेरे पे इतना विश्वास होना चाहिए। मैंने ऐसा देखा हुआ कि रेकी में ऐसा सुना हुआ कि कभी किसी को ज्यादा सिर दर्द होता है तो आप इंस्टेंट जो रेकी उसको करते हो तो उस इंस्टेंट रेकी से उसका जो सर दर्द होता है वो तुरंत ही वो उसको रिलैक्सेशन मिल जाता है। श्योर होता है वो हीलिंग पास करने से होता है। और दूसरी बात रेकी के लिए आज रूपलबेन आपसे वो जानना है कि मैंने कई बार ऐसा देखा कि कई लोग रेकी कर रहे हैं लेकिन उनका पूरा उन्होंने रेकी पढ़ाई नहीं किया हुआ कि यानी जो भी आधा किया है और खुद अपना काम करने रेकी के अंदर लग गए, तो कभी बार ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो सामने वाले के जो आप पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो उसका जो नेगेटिव एनर्जी वो भी आपकी बॉडी के अंदर आ सकता है, ऐसा कुछ मैंने सुना हुआ है कि यदि जिसको रिमूव आप नहीं करते हो, जैसे वो उसका नेगेटिव एनर्जी निकाला और आप उसको दूर नहीं करते हो, आप में से रिमूव नहीं करते हो, तो वो एनर्जी आपको भी लगता है ऐसा, मतलब आज तक मेरे काफी एक्सपीरियंस किए हुए ऐसे मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं लगी। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रही हूँ आपको कि मैं कैसे कर रही हूँ।
इसमें पहले प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, वही बात होता है प्रोटेक्शन कि लेना जिससे बहुत ज्यादा जैसे जरूरी है। हाँ, जैसे कि हम लोग बॉल में भी अपने आप को विजुअलाइज करके और सिंबल से लॉक करके हम लोग ले सकते हैं। सेल्फ हीलिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे 21 डे मैं क्लाइंट को दे रही हूँ, वैसे 21 डे मुझे भी सेल्फ हीलिंग पहले करना है। मेरा सेल्फ हीलिंग करके मुझे अपने आप को क्लीन करना है, मेरे चक्रस बैलेंस करने हैं। उसके बाद में अगर मैं प्रोटेक्शन लेना है तो मैं ब्रेसलेट के द्वारा भी ले सकती हूँ। नमक का स्नान मुझे भी करना है ताकि कोई नेगेटिविटी मुझे भी ना छुए। एक और बात भी है कि आपने बोला नमक से आप नेगेटिव एनर्जी आप दूर करते हो। ऐसा और भी कुछ होता है कि उससे भी हम कर सकते। आपने जैसे बोला कि लविंग्स है, कपूर्स है, हाँ। तो वो भी करने से पॉजिटिव एनर्जी मिलता हाँ जी, हाँ है। तो जी। नमक, जैसे हम नमक से ही स्नान करते हैं, हाँ। नमक का पोछा भी घर में करते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी चला जाता है। चला लेकिन वो तो बात ये शरीर की ऊपर की, मन के अंदर का जो अशुद्ध भाव जब तक नेगेटिव मन के अंदर होती, बॉडी के ऊपर तो नहीं होती, जो आप रेकी उसके मन के अंदर दे रही हो तो उसका रिजल्ट उसको तुरंत इसी कारण मिलता है। हाँ, हीलिंग से भी मिलता है। और मुझे उस व्यक्ति को जिनके मन में भी नेगेटिविटी है, उनका मन में से नेगेटिविटी निकालने के लिए मुझे काउंसलिंग भी मैं करती हूँ। और वो काउंसलिंग के द्वारा उनको पॉजिटिव सेंटेंस, मुझे अफर्मेशन मुझे देने हैं उनको कि अपने आप में खुशी व्यक्त करो, अपने आप में खुश रहो, खुद को प्यार करो। और हाँ, ये मेरा है, मुझे मिलेगा ही, ये एटीट्यूड होना चाहिए। अब कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे, ये सब नहीं इसमें। यानी सामने वाले इंसान के अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और डेफिनेटली रेकी बहुत ही अच्छे से वर्क करती है और रिजल्ट भी देती है और अच्छे रिजल्ट देती है। इसमें ये भी नहीं कि एज लिमिट है कि कोई नहीं सीख सकता या कोई किसी को नहीं कर सकते। सीखने में भी लिमिटेशन नहीं है और किसी को अगर करनी है तो उसमें भी लिमिटेशन नहीं है। हम किसी को भी कर सकते हैं और ये रेकी कोई भी सीख सकता है। दूसरी बात, एक आपसे वो रेकी के लिए चल रहा है तो एक आपको वो प्रश्न पूछना है मुझे कि आप डिस्टेंस रेकी भी कर सकती हो या उसके फोटोज है, कुछ भी है उसके ऊपर भी कर सकते हो। या दूसरी बात, एक आप तो जातक को छोड़ दो, यदि किसी के घर के ऊपर भी कुछ बुरा प्रभाव या फैक्ट्री से बिजनेस का स्थान है, वहां पे भी कुछ बुरा हुआ है, या तो कुछ बुरा लग रहा है आपको फोटो और पिक्चर के ऊपर रेकी के माध्यम से, तो क्या हम उसमें भी कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, डेफिनेटली श्योर कर सकते हैं। मुझे अगर किसी जगह पे, ऑफिस पे, पशु पक्षी पे, ट्रीज पे, सब जगह पे हीलिंग का काम होता है। अच्छा। और इसमें हीलिंग करने से मतलब यही होता है कि अगर मैं डिस्टेंस हीलिंग तो डेफिनेटली होता ही होता है। मेरे पास पिक्चर है, अगर पिक्चर नहीं है इंसान का तो मैं फिगर आउट ड्रॉ करके भी वो व्यक्ति का नाम और बर्थ डेट लिख करके उसको हीलिंग दे सकती हूँ। और ये हीलिंग मैं कहीं पर भी, देश विदेश कहीं पर भी दे सकती हूँ। जैसे मेरे क्लाइंट्स भी बहुत दूर के हैं, कनाडा वगैरह से भी, तो उनको भी मैं यहाँ बैठे बैठे हीलिंग पास कर सकती हूँ। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलता है इसमें कि उनको वहाँ से मुझे फोन आते हैं कि आपने क्या जादू कर दिया, आपने मुझे देखा भी नहीं और आपने मेरा ये काम कर दिया। और इसी तरह से ये हीलिंग डिस्टेंस भी होता है और अगर मैं किसी पशु पक्षी पे करना चाहूँ तो वो भी आराम से क्योर होता है। यानी जिसके लिए हम रेकी कर रहे उनका फोटो भी होना जरूरी, फोटो होना जरूरी है। अगर फोटो अगर आपके पास नहीं है, आपने फोन पे बात किया है उनका और वो फोटो भेज रहे हैं, आजकल तो भी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मुझे सब सारी डिटेल मिल जाती है। अगर नहीं मिलती है तो मैं अपने हाथ से ड्राइंग बना के, ड्रॉ करके, फिगर ड्रॉ करके, उस ड्राइंग के ऊपर मैं व्यक्ति का नाम और बर्थ डेट लिख के उसके ऊपर मैं एनर्जी दे सकती हूँ। यानी इसके अंदर आपको रेकी के लिए उसका बर्थ डेट भी चाहिए? जी चाहिए। अच्छा, थैंक यू। आपने रेकी के लिए हमको, दर्शक मित्रों को बहुत अच्छी जानकारी दिया। आज हमारे साथ गुजरात पाटन से जुड़े हैं सोनलबेन ठक्कर, उनसे ज्योतिष के बारे में हम जाने, रमन विद्या जाना, उसके बाद हमने रेकी के ऊपर जाना। आप देखते हैं कि केंद्र का जो भाव है, केंद्र का भाव जब कुंडली के अंदर हम फलित करते हैं तो उसके अंदर हमको क्या एनर्जी मिलती है। सबसे पहले दर्शक मित्रों बोल दूं कि केंद्र के जो 4 भाव महत्व है उसका बहुत बड़ा महत्व रहता है, क्योंकि सबसे पहला भाव है जन्म लग्न। जो हमारा जन्म हुआ है वो हमारा जन्म लग्न होता है। चतुर्थ भाव यानी केंद्र का जो चौथा भाव है तो वो होता है माता और सुख, जहां से हमको सुख की प्राप्ति हो सकती है। सप्तम भाव जो है वहां से हम पार्टनरशिप, भागीदारी भी देख सकते हैं और हमको कैसी पत्नी मिलेगी वो भी हम उससे वहां से देख सकते हैं। और दसम भाव है वो अपना खुद का कर्म और पितरों का भोग। तो ऐसे ये 4 भाव हमारे जीवन के बहुत महत्व भाव है। जो केंद्र के भाव है वो केंद्र के भाव के ऊपर महर्षि वेदव्यास अकादमी
और इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन के माध्यम से सोनल बेन ने भी पीएचडी डॉक्टरेट मानद पीएचडी किया हुआ है। तो आज उनसे पूछेंगे कि आप केंद्र के ऊपर जो 4 भाव है उनमें से कौन से भाव को आप ज्यादा प्रीफर करती हो कि आदमी को जो भी जातक है उसको जल्द से जल्द अच्छा रिजल्ट मिल जाए। क्योंकि आज सारे बाजार में लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जब भी उसको सर दर्द होता है, सिर दर्द जैसे ही होता है वो स्टॉपेक की गोली खाता है, और जैसे ही स्टॉपेक की गोली खाता है उसका आधे घंटे के अंदर उसका जो भी सर दर्द होता है वो खत्म हो जाता है। तो आदमी को जब भी ये 4 चीज में से आप किसके ऊपर प्रीफर करती हो कि आदमी अपना अच्छा जीवन बना सके? सोनल। नमस्कार दर्शक। कार्तिक भाई, वैसे तो चारों भाव बहुत जरूरी हमारी लाइफ में। पहले भाव से हम अपना व्यक्ति का खुद का मतलब देख सकते हैं, और चतुर्थ भाव जो सुख स्थान है उसमें से हमारी प्रॉपर्टी, हमारे मातृभाव प्रॉपर्टी और मिल्कत, वसीयत वो सब देख सकते हैं। और सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, भागीदारी वो सब देख सकते हैं। और दसम भाव में से हमारा व्यवसाय, जो कि हर लोग का फेवरेट मतलब भाव मेरा तो है, वहाँ से कर्म स्थान जिसको बोलते हैं उसमें से हम व्यवसाय और बिजनेस वो सब देख सकते हैं। वो पितृस्थान भी कहा जाता है, जहाँ से पिता का मतलब चतुर्थ भाव माता का है तो उसको सामने वाला पिता का स्थान होता है, वहाँ से हम कर्म स्थान उसको बोलते हैं। वहाँ से हम सब व्यवसाय, नौकरी सब देख सकते हैं। और उसका कारक भाव है, कारक भाव दसम भाव का कारक भाव है दसम भाव सूर्य। का कारक भाव है सूर्य। और सूर्य से हम लोग आप गुजराती में बोलना चाहते तो आप गुजराती में भी बोलो। દસમ ભાવનો કારક સૂર્ય છે, અને સૂર્ય એટલે સત્તા, પાવર જેને આપણે કહીએ, અને એના દસમ ભાવમાં જો તમારું કારક સૂર્ય હોય, જેની કુંડળીમાં સૂર્ય ગ્રહ દસમ સ્થાને પડ્યો હોય, એને ગવર્મેન્ટ નોકરી, અધિકારીની સત્તા વગેરે બહુ સારી રીતે મળે છે। દસમ ભાવમાં પિતૃઓનું સ્થાન હોવાથી તેને પિતૃય વારસો, નોકરીમાં પણ સત્તા, પાવર મળે છે। અને જેને દસમ ભાવમાં ગુરુ પડ્યો હોય છે, અને આપણે કહીએ કે ગુરુ સારો હોય અને પૈસા સારા મળે એવું જરૂરી નહોતું। દસમ ભાવમાં ગુરુ પડ્યો હોય તો તમને નુકસાન થવાની પણ ખૂબ પણ બેન એક વસ્તુ એવી બની શકે કે કેન્દ્રની અંદર જે ગુરુ જ્યારે પણ જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ એવું માને છે કે કેન્દ્રની અંદર ગુરુ કોઈ પણ દિવસ જાતકને ખરાબ પણ નથી આપતો। દસમ ભાવની અંદર તો એવું કહેવાય કે ગુરુ ભાગ્યસ્થાનનો માલિક થઈને પોતે બીજે બેસે, કારણ કે કાળપુરુષની કુંડળી આપણે સીધી મૂકીને ચાલીશું, કાં તો 12મા ભાવનો વ્યયસ થઈને પણ પોતે 10મે ત્યાં આગળ પડી શક્યો છે। તો ગુરુ કેન્દ્ર ભાવની અંદર એવું આપણે જ્યોતિષની અંદર જોતા આયા છે કે જ્યોતિષ કે ગુરુ આપણને કેન્દ્રમાં બને ત્યાં સુધી અશુભ પણ નથી આપતો, પણ ઘણીવાર આપનું જેવું કહેવું છે કે અંશાત્મક રીતે કદાચ ગુરુ મધ્યમ ફળ પણ આપણને આપી શકે। બહુ વાત આપની સાચી છે કે દસમ ભાવમાં જ્યારે સૂર્ય પડ્યો હોય છે તો દસમ ભાવનો કારક બનીને તો રાજ સત્તા આપતો હોય છે। અને એમાં એવું બી કીધું છે કે કદાચ જો તમારો સૂર્ય ખરાબ હોય કાં તો પાપ ગ્રહની સાથે પડ્યો હોય તો તમે ગવર્મેન્ટ જોબ માટે ઘણા બધા ચાન્સીસો લેવા માંગતા હોય છે, છતાં પણ ત્યાં તમને સફળતા નથી મળતી હોતી। તો એવા ટાઈમે જો જાતક સૂર્યની ઉપાસના કદાચ કરે કે સૂર્યને સ્ટ્રોંગ બનાવે તો શું એને સરકારી કે અર્ધ સરકારી નોકરી કે એને મન ચાહી જે નોકરી જોઈએ છે, જોબ જોઈએ છે, એ પ્રાપ્ત થઈ શકે ખરી? હા, થઈ શકે છે। અને બીજું કે ઘણા સૂર્યની સાથે દસમ ભાવનો કારક ગુરુને પણ ગણે છે, પણ આપણે કહેવત છે કે કારકો ભાવ નાશાય। જે ભાવનો કારક એ સ્થાનમાં પડ્યો હોય એ ભાવનો નાશ કરે છે। એટલે સૂર્ય હોય એટલે જરૂરી નથી કે તમને સારી નોકરી મળે, પણ એ કેટલા અંશનો છે અને એની સામે કયા આની કઈ અવસ્થાનો છે, મૃતાવસ્થા, બાલ્યાવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા જોવી પડે, અને એને ડિગ્રી સૂર્યની ડિગ્રી આજુબાજુના ગ્રહો એને કેટલી। પણ સુરેન્દ્ર, એક પ્રશ્ન એવો છે કે દરેક કુંડલીની અંદર હું એવું માનું છું કે શુભ ફળ તમારું સૂર્ય દસમ ભાવનું ના મળતું હોય અને કદાચ જાતકને ગવર્મેન્ટ જોબ જોઈએ છે, એની માટે મહેનત કરી રહ્યો છે, તો શું જે દસમ ભાવની અંદર જે અશુભ ગ્રહોની દ્રષ્ટિની અંદર આયા છે કે કદાચ એ પાપ ગ્રહની દ્રષ્ટિની અંદર આવી ગયા છે, કદાચ એ દસમ ભાવનો માલિક કોઈ પણ ગ્રહ છે એ નીચનો થઈને પડ્યો છે, સૂર્ય તો છે જ, પણ મેં એવું તો સાંભળ્યું છે કે જ્યોતિષની અંદર એવું કે દસમ ભાવની અંદર જો દસમ ભાવનો માલિક કેન્દ્રમાં બી પડ્યો હોય અથવા દસમ ભાવ પર શુભ દ્રષ્ટિ કરતો હોય અને પાપ ગ્રહોની સાથે જો એ ના દેખતો હોય
બરાબર પાપ ગ્રહની દ્રષ્ટિ એની ઉપર ના હોય તો શું એને ગવર્મેન્ટ જોબ મળી શકે? જો એ ગ્રહોની ઉપાસના કરે તો 100% એને જપ કરે, પૂજા કરે, અર્ચના કરે કે એના કલરના કપડા પહેરે તો શું એને એ લાઈન ઉપર જ્યારે પહોંચવું છે ત્યારે 100% પહોંચી શકે ખરી? હા, 100% પહોંચી શકે છે. સૂર્યની ઉપાસના કરવાથી સૂર્ય હંમેશા 100% રિઝલ્ટ આપે છે. એની રેમેડીઝ દ્વારા અથવા તમે માણેક પણ ધારણ કરી શકો છો. સૂર્યનું તમને રિઝલ્ટ 100% મળે છે. અચ્છા, બીજો ગ્રહ બી કદાચ સૂર્યના કારણે બીજો કોઈ પણ ગ્રહ દશમ સ્થાનની અંદર આવતો હોય તો એ ગ્રહ પણ આપણે સૂર્યની કર્મ બાજુમાં જો ડિગ્રીકલી ફેરફાર હોય અને અસ્તનો ના થતો હોય તો એ ગ્રહ તમને સપોર્ટ શુભ ગ્રહ હોય અને કોઈ પાપ ગ્રહની દ્રષ્ટિમાં ના હોય ને સૂર્ય થકી અસ્તનો ના થતો હોય તો તમને 100% રિઝલ્ટ આપે. દર્શક મિત્રો, એક સારી વાત આજે આપણને જાણવા મળી કે જ્યારે સૂર્યથી કોઈ પણ ગ્રહ બાજુમાં હોય અને અસ્તનો ના થતો હોય અને જો તમારા દશમ ભુવનનો માલિક થતો હોય અને તમે એને ધારણ કરો છો તો પણ તમારા જે રોકાયેલા કામ છે, કદાચ નોકરી માટેના જે કોઈ પ્રશ્ન છે કે સારી જોબ નથી મળતી, સરકારી અર્ધ સરકારી બરાબર છે તો નથી મળતી, તો એ ગ્રહનો અંશાત્મક રીતે સૌથી પહેલી વસ્તુ તો છે કે જાતે જોશો તો અંશાત્મક રીતે આપને ખબર નહીં પડે. એટલે નિયરેસ્ટ તમારી પાસે કોઈ પણ એસ્ટ્રોલોજર્સ હોય એ એસ્ટ્રોલોજર્સને આપ મળો, અંશાત્મક તમારા દશમ ભુવનને આપ ચેક કરાવો કે મારે ખરેખર મારા દીકરાને અથવા તો મારે પોતાની ગવર્મેન્ટ જોબ જોઈએ છે તો એની અંદર મને સફળતા મળશે કે નહીં મળે. તો એ રીતની જો દર્શક મિત્રો આપણે એને મહેનત કરાવીએ તો 100% આપણે આપણા જીવનનું જે ભાગ્ય છે એ ભાગ્યને આપણે બદલી શકતા હોઈએ છીએ. કારણ કે હરેક માણસનો જે જન્મ થયો છે ભાગ્ય એનો સાથ એને આપતું જ હોય છે. केवल आपको वही भाग्य के साथ आपको पहुंचना है. अब हम बात करते हैं हमारे मुंबई महाराष्ट्र से हमारे साथ जो राजश्री बहन चौधरी जो जुड़े हुए उनसे वास्तु शास्त्र के ऊपर बात करेंगे. दर्शक मित्रों, हर एक बार जब हम कोई भी प्रॉपर्टीज परचेस करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ऐसे देखा जाता है कि ये जो सूर्य का जो मुख है, पूर्व का जो द्वार है वही द्वार लेना चाहिए. लेकिन वास्तु के अंदर राजश्री बहन मैंने ऐसा जाना हुआ है कि आप पूर्व का भी द्वार परचेस कर सकते हो, दक्षिण का भी कर सकते हैं, हम पश्चिम का भी कर सकते हैं और उत्तर का भी कर सकते हैं. क्योंकि मैंने ऐसा सुना हुआ है कि 12 जो राशि है उसमें ऐसा है कि मेषेच से धनुपूर्व भागे वृषेच कन्या मकरे च यामे युग्मे तुलायाम गढ़पश्चिमे च कर्काली मीने दिशो चलो. यानी मेष राशि पूर्व की, वृषभ दक्षिण की, मिथुन पश्चिम की और कर्क उत्तर की. वैसे ही 4 राशि जो है सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक ऐसे राशि दी गई है. तो या यदि जातक कोई ऐसा सभी एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा बोल देते कि दक्षिण का द्वार है तो वो नहीं लेना चाहिए. लेकिन मैंने कभी कभार ऐसा भी दिखा हुआ है कि दक्षिण के द्वार के ऊपर कोई फैक्ट्री का निर्माण किया गया हुआ है और दक्षिण के अंदर ज्यादा लोड कर दिया है उसको, तो उसका बिजनेस अच्छा भी चलता है. कई दक्षिण द्वार वाले जो प्रॉपर्टीज है उनका आप पहले 0 वैल्यू था, आज उसका करोड़ों में वैल्यू भी हो गया है. और कई लोग ऐसे हैं कि वो पूर्व का द्वार छोड़कर दक्षिण के द्वार पे आए हैं और उनको सुख और संपत्ति मिली है. और दूसरी बात तो वो बोलता था कि लक्ष्मी ज्यादातर तो साउथ में है. तो हम जब भी कोई भी मकान या दुकान कुछ भी परचेस करते तो पहले ही ऐसा क्यों बोलते थे कि साउथ का द्वार है उसको परचेस नहीं करना चाहिए. आपसे मुझे ये बात दर्शक मित्रों को आप बताओ कि ऐसा नहीं होता है कि साउथ का द्वार परचेस करने से आपको आपके अंदर जो मेंटली आपको जो टॉर्चरिंग हो जाता है कि नहीं साउथ का द्वार है उसीलिए हमारे घर में ये नेगेटिव एनर्जी है. तो क्या ये संभव हो सकता है कि साउथ के द्वार के अंदर भी रहकर आदमी अपना भावी अच्छा बना सकता है? नमस्कार, मेरा नाम राजेश्री है. सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि वास्तुशास्त्र ये एक यूनिवर्सल फोर्स है और यूनिवर्सल एनर्जी है. वास्तुशास्त्र ये अष्टदिशा, कॉस्मिक एनर्जी, पंचतत्व और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करती है. ये चारों मिला के जो एनर्जी होती है जो नेचर से मैच करती है. वास्तुशास्त्र मीन्स अपना घर ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से मैच करो, जो नेचुरल आपको मिलेगा वो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा. तो ये सारी जो एनर्जी है वो हर एक के लिए काम आती है. ऐसा नहीं इसमें कास्ट वाइज या धर्म वाइज या अमीर गरीब ये कोई मायने नहीं रखता. अभी सर जी ने पूछा है कि दक्षिण का दरवाज़ा जो है कोई भी दिशा या कोई भी दरवाज़ा बुरा नहीं होता है.
हर एक दिशा का अलग अलग महत्व है, हर एक दिशा का अलग अलग बेनिफिट है। जो दक्षिण दिशा के जो द्वार रहते हैं उसमें भी साइकिल रहती है। 12 साल की साइकिल मैंने देखी है। 5, 3 और 4 वर्ष की जो साइकिल है वो बीच स्टार्टिंग में प्रोग्रेस देती है, फिर स्टैग्नेंट पीरियड है और फिर डाउनफॉल होता है। तो ये हर एक बिजनेस के लिए नहीं है। अगर दक्षिण के दिशा का, अगर आपका लोखंड का बिजनेस है या फिर आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो वो सेटल करने वाला बिजनेस है, तो उस दिशा के लिए वो डोर तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आपका स्वीट का बिजनेस है तो मिठाई का बिजनेस है तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जो ईशान्य कोना है उसके लिए वो डोर। यानी आपकी बात वो हुआ कि जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है वो शुद्ध दिशा है, समझो। वहाँ पे ऐसा शास्त्र में बताया कि सूर्य का जो धूप है वो वहाँ पे बहुत कम होता है, तो वहाँ सफाई अच्छी रखनी चाहिए। यानी वहाँ पे हम स्वीट रखते हैं तो स्वीट को भी क्या कि चोखाई ज्यादा चाहिए, शुद्धता ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए उसको हम यदि वहाँ पे रखते हैं तो उसके कारण उसका ग्रोथ ज्यादा बढ़ सकता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हो सकता है। और वेट बैलेंसिंग का हम लोग अगर देखें तो अगर नेचर हम लोग देखें या हम लोग अर्थ देखें तो अर्थ हमारे 23 डिग्री जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुकी हुई है। इसलिए घर जो है या कोई भी वस्तु हम लोग नेचर से अगर मैच करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट थोड़ा हल्का होना चाहिए और साउथ वेस्ट थोड़ा हेवी होना चाहिए, या वो पृथ्वी तत्व है या सेटल करने वाली जगह है। इसलिए हर एक दिशा का अलग अलग महत्व है जो हर एक व्यक्ति अनुसार। मैडम मैंने ऐसा वास्तु के अंदर देखा हुआ है कि जैसे आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट को वो बहुत खुला रखना चाहिए, तो खुला रखने के लिए मैंने बहुत रिसर्च के बाद ऐसा ढूंढ के रखा हुआ है कि जब भी सूर्य का उदय होता है वो नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के बीच में होता है, और नॉर्मली वहाँ पे सूर्य का जो भी धूप आनी चाहिए वो वहाँ पे ज्यादातर धूप नहीं आती है। जब सूर्य पूर्व से साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसका पूरा फोकसिंग जो होता है आप देखो तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो जाता है। जब साउथ में आ रहा है तो वो नॉर्थ की तरफ हो जाता है, और साउथ वेस्ट में जब सूरज आता है तब ढल जाता है, यानी तो तब धूप पूरा चला जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट के साइड कभी भी धूप नहीं आ रहा है। जहां पे मैंने जब भी देखा हुआ है तो ऐसा देखा है कि जब तक सूरज का धूप कोई भी दिशा के अंदर नहीं पड़ता है, ज्यादातर जहां पे पड़ता है वहां पे जो बैक्टीरिया जो होते हैं या जीव जंतु होते हैं वो सबका नाश हो जाता है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये सूर्य का जो धूप है वो धूप वहां पे नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये नॉर्थ ईस्ट को जो उसको खुला रखा जाता है कि वहां पे साफ सफाई आप रखो, कि जिसके कारण वहां पे वो गंदगी नहीं करो या चौखाई रखो। इसके लिए इसको छोड़ा जा सकता है। मेरा ये मानना है कि नॉर्थ ईस्ट अगर दिशा हम लोग देखें तो वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा है, और साउथ वेस्ट में अगर हम देखें तो वहाँ पे इंफ्रा रेज ज़्यादा है, तो वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं। साउथ वेस्ट के जो रेज होते हैं वो 12 के बाद के रेज है, या फिर ढलने की जो दिशा है मॉर्निंग से इवनिंग। तो जैसे जैसे मॉर्निंग ढल जाती है उसके बाद वो जो रेस है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं। वो जो स्ट्रांग रेस है वो जो जीव जंतु हमें नहीं चाहिए या जो भी बैक्टीरिया जो हमारे लिए हानिकारक है उनका नाश हो जाता है। और इंफ्रारेज जो रेज होते हैं हम देखते हैं हॉस्पिटल में ब्लू लाइट में रखते हैं बच्चों को, या फिर हम लोग देखते हैं वाटर जो है उसमें भी इंफ्रारेज रहते हैं। जो प्यूरीफायर वाटर है या फिर हम लोग जो वाटर लगाते प्यूरीफायर और फिर पानी पीते हैं उनपे भी इंफ्रारेज होते हैं। तो वो रेज हम लोग को हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो लाइट होते हैं, इसलिए वो रेज ज़्यादा हमें बेनिफिट देते हैं हेल्थ के लिए भी या फिर प्रोग्रेस के लिए भी, फाइनेंशियल, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ये जो हम बोलते हैं तो ये ईशान कोना भी है, फाइनेंशियल के लिए भी बेनिफिशियल है और फिर एजुकेशन के लिए भी बेनिफिशियल है, या फिर ये हमें बहुत ज़्यादा मेंटल पीस देते हैं। मैडम यहाँ पे हम एक विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए एक प्रश्न पूछेंगे, क्या वो लोग नॉर्थ ईस्ट में इस साइड फेसिंग करके वो विद्याभ्यास कर सकते हैं, या तो नॉर्थ ईस्ट में बैठ कर वो साउथ की तरफ देखकर विद्याभ्यास करके कहाँ वो अभ्यास करेंगे तो प्रॉपरली उनको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा? देखिए, अगर बच्चे पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो नॉर्थ में बैठ के भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके बैठ सकते हैं। अगर साउथ में भी बैठे तो साउथ आपको जल्दी सेटल करता है, या डिसीजन मेकिंग जो डायरेक्शन है वो साउथ है,
तो साउथ में बैठ के फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट अगर करेंगे तो वो भी बेनिफिशियल होता है। सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको कहाँ से मिलेगा? सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर साउथ में बैठेगा तो ज़्यादा होगा। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात कि यदि आज सभी लोग का एक ही प्रश्न होता है कि हमारे घर के अंदर पैसा आ रहा है, लक्ष्मी आ रही है, लेकिन हमारे घर में लक्ष्मी बहुत रहती नहीं है, जल्दी घर पे खर्च होता है या तो आकस्मिक कुछ खर्च होके चली जाती है। तो आप वास्तु के हिसाब से दर्शक मित्रों को ऐसा बताओगे कि कहाँ पे वो तिजोरी कबाड़ रख सके या तो वो वहाँ पे धन संग्रह करे तो उनको अच्छा पैसा उनके घर पे रहे? हाँ, ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने आज तक 5,500 से 6,000 तक कमर्शियल और रेसिडेंशियल वास्तु किया, ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी किया है। अच्छा। तो लॉकर फेसिंग इज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लाफिंग बुद्धा ला के रखते हैं या कोई भी कछुआ ला के रखते हैं, लेकिन सपोज आपके घर की नॉर्थ ईस्ट ही कट है तो आपको फाइनेंशियल प्रोग्रेस एक तो होगा नहीं, पैसा आएगा तो भी कम आएगा, और आपका लॉकर अगर गलत है, आपने वेस्ट दिशा में लॉकर रखा है या फिर नॉर्थ वेस्ट जो एयर एलिमेंट की डायरेक्शन है वहाँ पे आपने अगर लॉकर रखा है तो आपका जो भी पैसा है वो आप कितने भी मेहनत करके या कमाएंगे तो भी फास्ट खर्चा होने वाला है। साउथ और साउथ वेस्ट हमेशा आपको सेटल करती है या फिर लीडरशिप देती है, तो हमेशा लॉकर हम अपना साउथ और साउथ वेस्ट में यानी वो पृथ्वी तत्व के कारण सेटल करती है, पैसा भी सेटल होता है, प्लस हो जाता है। तो फेसिंग नॉर्थ ईस्ट करे लॉकर का, और लॉकर का जो प्लेसिंग है वो साउथ वेस्ट रखे, क्योंकि वास्तु में प्लेसिंग एंड फेसिंग ये दो चीज़ें बहुत काम करती हैं। राशि में आपको एक प्रश्न और बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं और उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी परचेस किया, उसके बाद ही मेरा हेल्थ का ये ज्यादा इश्यू हो गया है, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहती कि कौन सा कोना या कौन सी दिशा कटती है तो उनको हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है? जी हाँ, अगर वास्तु हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर कोई भी डायग्नोस करता है तो एक्सरे निकालते हैं या फिर कोई भी टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, वैसे वास्तु में आपका प्लान करना बहुत ज़रूरी है। जो आपका एक्सरे है वो एक्सरे आपके हाथ में आता है, आपके हाथ में प्लान आता है, तो आपको प्रॉपर पता चलता है कि ये घर के या ये ऑफिस के कहाँ पे कौन से डायरेक्शन कट है, तो आपका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, आपका प्रोग्रेस नहीं रुकना चाहिए। तो मैं उनका सबसे पहले देखूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, वास्तु कैसे है, स्लोप कहाँ पे है। कभी कभी पॉजिटिव डायरेक्शन होके भी स्लोप नॉर्थ में हो जाता है, साउथ ऊपर हो जाती है, या साउथ डाउन में जाते हैं, नॉर्थ ऊपर हो जाता है, नॉर्थ में गंदा पानी या गटर, टॉयलेट, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। अच्छा, तो आप सबसे पहले हम हिनाबेन से एक प्रश्न पूछेंगे कि हिनाबेन, रमल शास्त्र के ऊपर से आप दर्शक मित्रों को एक ऐसा उपाय बताओ कि उनको कुछ भी करे तो उनको रिजल्ट प्राप्त हो सके। थोड़े टूकी समय में आप एक लिटी में उनको बताओ कि एक वाक्य में बताओ कि वो रमल विद्या के हिसाब से या तो आपने जितना अभी रमल शास्त्र के हिसाब से किया है तो वो क्या करे तो उसके जीवन में उसको अच्छा फल मिल सकता है। अभी रमल शास्त्र के हिसाब से देखे जाए तो सब लोग को एक तो पैसे की कमी होती है, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें रेमेडी एक ही है कि साउथ ईस्ट दिशा में जहाँ लक्ष्मी जी का स्थान है, तो आप अपनी घर की वाइफ लक्ष्मी जी को स्थान देके उसके साथ अच्छी तरह बात कीजिए, और हो सके तो साउथ ईस्ट दिशा में आप घी का दिया भी जलाइए, लक्ष्मी जी को रेड गुलाब और भोग में उसको दाड़म धराइए, तो लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। और वहाँ पे 11 गोमती चक्र और 11 पीली पौड़ी रखे तो वो भी बहुत ही बेनिफिट है, तो उससे काफी फायदा और लक्ष्मी का आगमन चालू हो जाए। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई। साउथ ईस्ट को कोना जो है वो शुक्र का कोना है, वहाँ पे स्त्री की पूजा हो या तो अपने घर की लक्ष्मी दिकरी हो या तो बहू हो या तो अपनी वाइफ हो, किसी की भी पूजा करते हो तो आप लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छा बताया। हम रेकी के उपाय से पूछेंगे, यदि एक बार रेकी किसी को हम देना है, उसको सैंपल हम बताना चाहते हैं कि ये कुछ वो खुद क्या करे तो उसको उसके जीवन में अच्छा सा फायदा मिल सकता है। रेकी में उनको देने के मतलब, अगर मेरे पास ऐसे एक क्लाइंट है जिनको रेकी की ज़रूरत है तो सबसे पहले तो उनको पॉजिटिव होना ज़रूरी है।
उनको पॉजिटिव होने के लिए मैं बोलूँगी, उनके अंदर की नेगेटिविटी दूर करने की रेमेडी दे दूँगी। जैसे नमक है, कॉफ़ी पाउडर से भी बात ले सकते हैं, हल्दी भी डाल सकते हैं, कपूर जला सकते हैं। ऐसी जो छोटी बड़ी रेमेडीज है वो देख के उनको नेगेटिविटी दूर करने के लिए कहूँगी। और उनको डेफिनेटली उनको ट्रस्ट करने के लिए पहले बताऊँगी। उनको मैं 7 डेज़ का टाइम भी हीलिंग दे सकती हूँ कि 7 डेज़ में अगर आपको ठीक लग रहा है आप कंटिन्यू कर सकते हो। और इसमें कंटिन्यू 21 डेज़ तो होता ही है जब आपको रिजल्ट मिले। तो जैसे 7 डेज़ में रिजल्ट मिलता है, 11 दिन में थोड़ा बहुत मिलता है, और 21 दिन में तो 21 डेज़ में तो डेफिनेटली पूरा उनको क्योर होता ही है। तो बस नेगेटिविटी उनमें से दूर करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हीलिंग के लिए। अच्छा, हम सोनल बहन से प्रश्न पूछेंगे कि जो भी भाव है उसमें से चतुर्थ भाव की रेमेडी यदि आप देना चाहती हो किसी को सुख के लिए, माता के लिए, कि उसके जो भी कुछ प्रश्न है उस प्रश्न के लिए, तो आप उनको क्या रेमेडी दोगे? चतुर्थ भाव मातृ का भी है और सुख का भाव भी है। तो आजकल हर इंसान को एक चीज होती है कि अपना घर हो, खुद का घर हो, और चतुर्थ भाव से ही हम देख सकते हैं प्रॉपर्टी, मतलब उसका मकान कैसे बनेगा। अगर किसी का मकान नहीं बन रहा हो और वो उज्जैन जाकर मंगलेश्वर महादेव का, जो उज्जैन मंगल की भूमि कहलाता है, वहाँ जाकर मंगलेश्वर की पूजा कराता है और वहाँ मन्नत मांगता है, तो उसकी घर बनाने की इच्छा 100% पूरी होती है। और मेरे खुद पे भी ये प्रयोग मैंने पूजा करवाई है, और मेरे साथ अन्य लोगों ने भी उज्जैन में पूरी करवाई, जिनको 1 साल के अंदर उनका मकान हो गया है। जिसका मंगल खराब हो वो उज्जैन में जाकर मंगलेश्वर महादेव की पूजा कराता है, तो उसकी घर बनाने की तमन्ना जल्द से जल्द। दर्शक मित्रों, मंगल मंदिर उज्जैन के अंदर आया हुआ है, वहाँ आप भात पूजा करवा सकते हो। वो भात पूजा करवाने से, जैसे सोनल बहन ने बताया, वैसे आपका जीवन का कोई भी प्रश्न प्रॉपर्टी के लिए है, वो आप इजी गोइंग इतनी छोटी पूजा करने से आपके कई साल का जो इंतजार था वो इंतजार आप खत्म करके आपकी नई प्रॉपर्टी भी आप परचेस कर सकती हो। लेकिन ये सब के अंदर पहले तो आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने खुद के अंदर कोई विश्वास नहीं लाओगे तब तक चाहे कितनी भी पूजा कर लो, अर्चना कर लो, रेकी कर लो, कुछ भी करो, लेकिन सबसे पहले माइंडली आपको पॉजिटिव बनना है। आप पॉजिटिव बनोगे तो कोई भी विद्या वो सरल स्वभाव से आपके ऊपर आएगी और उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। और लास्ट में हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के हिसाब से। तो राजसी बहन, आप ऐसा बताओ कि जातक कोई भी इंसान है अपने घर में क्या ऐसा कुछ करे कि उसके कारण उसको अच्छा सा फल की प्राप्ति मिल सके। अच्छा सा फल की प्राप्ति, कोई भी अच्छा फल उसको चाहिए। आपके हिसाब से इतने अपने दर्शक मित्रों को बताया कि 5 से 6 हजार प्रॉपर्टीज का आपने वास्तु किया हुआ है, तो उसमें से एक ऐसी रेमेडी आप दर्शक मित्रों को बताओ, छोटी होनी चाहिए कि जो सामान्य इंसान भी कर सके और उससे उसको लाभ भी प्राप्त हो सके। जैसे हर घर कुछ अलग मिलता है, जैसे हर इंसान अलग है। जितने भी वास्तु मैंने आज तक किए तो हर एक वास्तु एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर घर के व्यक्ति को पॉजिटिव होना। अगर वो खुद ही पॉजिटिव नहीं है तो आप कितना भी कुछ करेंगे तो उनमें वो एनर्जी आने वाली नहीं है। तो सबसे पहला फेथ रखना चाहिए उनको कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ या मेरा आगे अच्छा होने वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और 2 चीज़ें मैं फाइनेंस के लिए बताना चाहूँगी। फाइनेंशियल अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके घर का लॉकर। जो हम लोग बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं और रॉन्ग जगह पे रखते हैं, इसलिए हमारा रॉन्ग खर्चा हो जाता है या एक्स्ट्रा मनी बाहर जाता है। फिर आने के सोर्सेज कम होते हैं और जाने के सोर्सेज ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपका लॉकर साउथ वेस्ट में होना चाहिए और उसका फेसिंग नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि आपका घर 100 में से अगर 35% ही पॉजिटिव है तो आपको प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। या 50% के अंदर आपका घर पॉजिटिव है तो जैसे हम बोलते हैं स्कूल में मार्क्स 100 में से 50 आए तो एवरेज है। अगर 50 के ऊपर आपका घर पॉजिटिव है तो नेचुरली हम जो भी चेंजेस देंगे उसमें कुछ भी खर्चा नहीं, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएंगे। तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। उसमें लॉकर आता है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट आता है, या फिर आपका बेडरूम कौन से डायरेक्शन में,
आना चाहिए। अगर वो डायरेक्शन में नहीं है तो वो डायरेक्शन आपके घर के कौन से कॉर्नर में है जो आपको डिसीजन वहाँ पे बैठ के लेना है, वो हम सजेस्ट करेंगे। अच्छा, तो दर्शक मित्रों, ऐसे ही ज्योतिष महामंथन कार्यक्रम में हम देश और विदेश के आए हुए सभी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको साथ मिलकर ये कार्यक्रम हम हर रोज करते हैं। तो ये कार्यक्रम में आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर आज हमारे जुड़े हुए वो सभी का धन्यवाद। फिर से हम यही प्रोग्राम में हम लोग मिलेंगे। तब तक ये सारे दर्शक मित्रों फिर कल यही टाइम पे फिर से ज्योतिष महामंथन कार्यक्रम में मिलेंगे। तब तक सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण।